सिविल सेवा अधिकारी रहे हैं। तो मैं जैसे पुलिस में हूँ तो हमने आईएएस आईपीएस जो हमारे बॉसेस होते हैं उनको देखा है, वो एकदम एकदम रोबोटिक लाइफ जीते हैं। उनमें हमें कभी खुल के हंसते हुए या कभी खुल के अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए नहीं देखा है। तो उनको देख के बहुत दुख होता है कि कैसी लाइफ जी रहे हैं, कितनी घुटन भरी है। ऐसे लगता है कि इतनी बनावटी और इतनी सुपरफिशियल लाइफ जी रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसे सोशल अचीवमेंट का कि इतने बड़े अधिकारी हैं, कलेक्टर बन गए, डीएम हैं, पूरा ज़िला चला रहे हैं, वाहवाही हो रही है, लेकिन अंदर सब सड़ा हुआ लगता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या डिपार्टमेंट्स के हेड को अवेयर होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पूरा डिपार्टमेंट अच्छा काम करेगा। जैसे हम लोग भी सोचते हैं कि अगर हमारा बॉस हमारी तरह सोच रखता या इतना थोड़ा सा अवेयर होते तो वो और अच्छे डिसीजन ले सकते थे और हमारी वर्किंग अच्छी हो सकती थी, ग्राउंड लेवल पर हो सकती थी, खाली पेपर्स में नहीं होती। तो ऐसा आप सोचती हैं अपने बॉस के बारे में, और आपका बॉस भी तो अपने बॉस के बारे में ऐसा ही सोचता होगा ना। ब्यूरोक्रेसी में कलेक्टर कोई सीनियर आदमी नहीं होता। कलेक्टर एक बहुत जूनियर कनिष्ठ अधिकारी होता है। 25-30 साल के 35 साल के लड़के यही सब कलेक्टर बन रहे हैं आजकल। उनके ऊपर भी तो उनका बॉस बैठा है। वो अगर चाहें भी कि उन्मुक्त होकर काम करें तो उनके जो वरिष्ठ हैं क्या उन्हें ये अनुमति देंगे? अच्छा, उनके जो वरिष्ठ हैं उनके ऊपर भी कोई बैठा है और फिर उनके ऊपर भी कोई बैठा है, और जनतंत्र में जो सबसे ऊपर है उसके ऊपर कौन बैठा है? उसके ऊपर आप बैठी हैं। कलेक्टर के ऊपर कमिश्नर, कमिश्नर के ऊपर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर कौन बैठा है? मिनिस्टर, और मिनिस्टर के ऊपर कौन बैठा है? प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के ऊपर कौन बैठी है? जनता माने आप। तो कलेक्टर बेचारे को वैसा ही चलना पड़ रहा है जैसी हमारी जनता है। तभी तो नहीं गया ना ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि वहां पर व्यक्तिगत स्तर पर कोई क्रांति की ही नहीं जा सकती। वहां पर आपको चलना ही वैसा पड़ेगा जैसा व्यवस्था चाहती है कि आप चलो, और व्यवस्था को निर्धारित करने वाले चंद लोग नहीं है। वास्तव में उस व्यवस्था को निर्धारित करने वाला जन समूह है, जन सामान्य है, सड़क का आम आदमी है। और सड़क का आम आदमी कैसा है ये मैं देख ही रहा था। तो मुझे समझ में आया कि ये सब कुछ अगर बदलना है तो आम आदमी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी ही तो प्रधानमंत्रियों को चुन रहा है। प्रधानमंत्री आम आदमी का ही तो प्रतिनिधि ही नहीं, प्रतिबिंब भी है। प्रतिनिधि ही नहीं है, आम आदमी का वो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। जैसा आम आदमी है वैसे। अब मिनिस्टर साहब अच्छे से अच्छे ब्यूरोक्रेट पर भारी पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? एक अनपढ़ मिनिस्टर कैबिनेट सेक्रेटरी पर भारी पड़ता है कि नहीं पड़ता है? और कैबिनेट सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी का सरताज है, उससे ऊपर कोई होता नहीं। और एक अनपढ़ मिनिस्टर और कैबिनेट सेक्रेटरी को, अभी दिल्ली में घटना घटी थी, सेक्रेटरी साहब पीट दिए गए। 4-6 महीने पहले की बात होगी। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने मिलकर के मारा सेक्रेटरी को। अब ये वरिष्ठ आईएएस हैं, चीफ सेक्रेटरी को। तो मेरा दिमाग खराब था कि मैं वहां, खैर मैं चला भी जाता तो कुछ बहुत होना नहीं था। 1-2 साल में मुझे निकाल ही देते वो। तो मैंने कहा कि तुम मुझे निकालो, इससे अच्छा मैं ही इस्तीफा दिए देता हूं। तो धर दिया इस्तीफा। तो ये मत सोचिए कि बेचारे कलेक्टर की कोई गलती है।
बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ, ऐसा नहीं कि वो सब के सब मुर्दा लोग हैं, उनमें भी एक आग है। बहुत सारे तो आईआईटी इत्यादि से ही वहाँ से बहुत निकलते हैं। जो लोग फिर गए सिविल सर्विसेज में, उनको मैं जानता हूँ कि जब वो छात्र थे तो कैसे थे, बढ़िया लोग थे, उनमें भी जवानी थी, कुछ कर गुजरने का जज्बा था, शायद अभी भी होगा। पर जब तुम एक तंत्र में प्रवेश कर जाते हो, वो भी एक भारी भरकम तंत्र में, तो पलड़ा हमेशा तंत्र की ओर झुका रहता है। तंत्र बहुत भारी है। तुम तंत्र में बदलाव ला सकते हो। लोग कहते हैं सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम के भीतर जाना होगा इत्यादि। अरे बाबा, तुम अपनी औकात को देखो और सिस्टम को देखो। कौन किसको बदल देगा बताओ? जब तुम्हारा और सिस्टम का आमना सामना होगा तो निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। तुम व्यवस्था को बदलोगे और व्यवस्था तुम्हें बदलेगी, पर ज्यादा कौन बदलेगा? सेब और धरती के बीच गुरुत्वाकर्षण होता है, जानते हो? जब सेब धरती की ओर आता है तब धरती भी थोड़ा सा सेब की ओर आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेब गति करता है, धरती भी गति करती है। पर सेब कितनी गति करता है? सेब ही सारी गति करता है। धरती इतनी कम गति करती है कि पता भी नहीं चलती। धरती का डिस्प्लेसमेंट इतना कम है कि पता ही नहीं चलेगा, सेब का ही पता चलेगा। तो सेब और धरती में जो रिश्ता है वही एक व्यक्ति और पूरे तंत्र में रिश्ता है। व्यक्ति भी तंत्र को बदलेगा और तंत्र भी व्यक्ति को बदलेगा, पर व्यक्ति तंत्र को आमूलचूल बदल दे ऐसा बड़ा मुश्किल है। और ऐसा भी तब होगा जब सड़क का आम आदमी बदले, क्योंकि तंत्र भी जो लोग स्थापित कर रहे हैं वो किसके प्रतिबिंब है? सड़क के आम आदमी के। तो जब तंत्र को बदलने के लिए सड़क के आम आदमी की ही सहमति चाहिए, तो फिर मैं तंत्र के भीतर कोशिश क्यों करूं? मैं बाहर आकर के देश के आम नागरिक को बदलने की कोशिश करूंगा ना। तो वो करा है। आम नागरिक अगर बदल गया तो सारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। बदल जाएंगी कि नहीं बदल जाएंगी? तो जरूरी है कि आम नागरिक की चेतना को जागृत किया जाए, फिर सारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। फिर कलेक्टर, कमिश्नर क्या, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। इसलिए छोड़ी थी मैंने सिविल सर्विसेज। आपने कहा कि तंत्र जो है भारी पड़ता है और इंडिविजुअल्स उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं तो ज़्यादा चेंज लेके नहीं आ सकते हैं, और चेंज की एक प्रक्रिया है जो कि जनता से शुरू होगी और तब जाके वहाँ तक पहुँचेगी। बट क्या जो लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो उस जगह तक पहुँचते हैं, उनकी अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं है? उनकी जिम्मेवारी ये है कि उनका बॉस उन्हें जो आज्ञा दे रहा है उसका पालन करें। बट आचार्य जी, जो मेरा खुद का अनुभव है, बॉस हमारे डिसीजंस को 10% इफेक्ट करता है, 90% तो हम खुद को करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। मंत्री साहब जो आदेश दे रहे हैं, कौन सा सेक्रेटरी है जो उसमें रंच मात्र भी बदलाव ला सकता है? मंत्री साहब ने तो चुनावों के समय ही जनता को वादा कर दिया था कि मुफ्त दाल चावल, कलर टीवी सब देंगे तुमको। ये बात मैनिफेस्टो में थी। मैनिफेस्टो क्या ब्यूरोक्रेट से पूछ के लिखा गया था? जवाब दो। चुनाव में ही मंत्री साहब जनता को वादा कराए कि सबको इतने इतने हजार रुपए मुफ्त बांटे जाएंगे, और ये सब हुआ है। मैं काल्पनिक नहीं, बिल्कुल तथ्यात्मक उदाहरण दे रहा हूं। और ये भी बोला गया है कि इतने किलो चावल मिलेगा, इतनी दाल मिलेगी, कलर टीवी मिलेगा, ये सब बोला गया। अब ये सब बोल दिया गया, मंत्री जी चुनाव में चुन दिए गए, अब वो मंत्री बन के बैठे हैं, तो वो बुलाते हैं, आओ भाई सेक्रेटरी साहब। सेक्रेटरी साहब कौन है? वो वरिष्ठ आईएएस है, उनसे बोलते हैं अब इतने 1000 करोड़ रुपए जनता में मुफ्त बांट दो। क्या अब ये सेक्रेटरी मना कर सकता है? वो कहते हैं कि अब इतने लोगों को इस तरीके से मुफ्त दाल चावल देना है, सेक्रेटरी मना कर सकता है? तो आप क्या कह रहे हैं कि सेक्रेटरी 90% तो अपने हिसाब से चलता है? वो ये कर सकता है कि जो पॉलिसी बना ही दी गई है उसके भीतर वो अपना कुछ विवेक, अपना कुछ डिस्क्रिशन लगा दे। लेकिन पॉलिसी बनाने वाला तो बॉस बैठा है ना ऊपर, पॉलिसी को थोड़ी प्रभावित कर देगा ब्यूरोक्रेट।
आचार्य जी, मैं वही कह रहा था कि जो उनका इंटरेक्शन है उसमें बदलाव तो पॉसिबल शायद नहीं है। एक सेक्रेटरी और एक ऑफिसर के बीच का जो, एक सेक्रेटरी और एक पॉलिटिशियन के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको तो बदलना मुश्किल है उसके लिए, बट सेक्रेटरी के इन्फ्लुएंस एरिया में जो चीज़ें हैं, ऊपर पॉलिसी बन गई, गलत पॉलिसी को तुम सही से सही तरीके से भी अगर कार्यान्वित कर दोगे, इंप्लीमेंट कर दोगे, तो तुमने क्या कर लिया? कमिश्नर कलेक्टर से क्या करवाएगा? पॉलिसी का एग्जीक्यूशन ही तो करवाएगा ना। और पॉलिसी कहां से आ रही है? वो ऊपर से आ रही है। जब मूलभूत पॉलिसी ही गलत है तो उसका अच्छा एग्जीक्यूशन करके भी तुम क्या पालोगे? बोलो क्या पालोगे? और ज्यादा चू चू करोगे तो खैरनार याद है ना, ज्यादा अगर गड़बड़ करोगे तो किसी नियम ने कोई बाध्यता नहीं लगा रखी है कि कितने तबादले हो सकते हैं तुम्हारे और कितनी बार सस्पेंड हो सकते हो। इस पर कोई अपर लिमिट नहीं होती है। हर 6 महीने में तुम्हारे तबादले होते रहेंगे। एक ही दिन में 2 बार हो सकते हैं। अब कर लो जो करना है। ये सब कह करके मैं नहीं चाहता हूं कि अगर कोई एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट हो तो वो हतोत्साहित अनुभव करें। नहीं, मैं ये चाहता हूं कि सरकारी सेवाओं में जो लोग कार्यरत हैं, भले ब्यूरोक्रेट हो या कुछ भी हो, वो निराश या हतोत्साहित अनुभव करें। पर मैं तथ्य बता रहा हूं। तथ्य ये है कि जब तक जमीनी बदलाव नहीं आता तब तक ऊपर से बदलना बहुत मुश्किल है। जनता अगर गलत हो तो उसे अगर एक सही नेता मिल भी गया तो वो सही नेता को चुनेगी नहीं। धोखे से अगर चुन भी लिया तो उसकी सरकार को चलने नहीं देगी। तुम ये भूलो मत कि देश के जो सबसे पिछड़े हुए राज्य हैं वहां ही सबसे गलत नेता चुने जा रहे हैं। अगर लोग ही गलत हों और उन्हें किसी तरह से एक सही नेता मिल भी जाए तो क्या वो उस सही नेता को जीने देंगे, काम करने देंगे? बोलो मुझे। तो सबसे पहले लोगों को बदलना जरूरी है ना। हम नेताओं को कहते रहते हैं ये नेता बुरा, ऐसा बुरा, नेता को गाली देते हैं। एक सही उम्मीदवार चुनाव में खड़ा हो जाए, उसको जीतना देखा है कितना मुश्किल हो जाता है। हां, अब स्थितियां कुछ बदल रही हैं क्योंकि लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, सूचना बहुत तेजी से फैल रही है सोशल मीडिया के कारण। तो अब थोड़ा आसान हो गया है कुछ साफ सुथरे लोगों के लिए भी चुनाव लड़ना, राजनीति में प्रवेश करना। पर आज से 10-20 साल पहले देखो तो बड़ी विकट स्थिति थी। ये चुनाव चल रहे हैं, जानते हो, लोकसभा का चुनाव अगर लड़ना है और गंभीरता से लड़ना है तो कम से कम कितना खर्च करने के लिए तुमको तैयार रहना चाहिए? कम से कम बोलो। जो लोग 10 करोड़ 5 करोड़ कम से कम, और विधानसभा लड़नी है तो 1-2 करोड़। कुछ अपवाद हो सकते हैं पर मैं औसत की बात कर रहा हूं। अब ये जो 5 करोड़ लग रहा है, ये क्यों लग रहा है? क्योंकि हम लोग ऐसे हैं, जो ज़्यादा प्रचार कर देता है वो हमें प्रभावित कर ले जाता है, हमारा वोट भी प्रभावित हो जाता है, हिल जाते हैं हम। नहीं तो अगर हम जागृत लोग होते तो हम कहते कि जो ज़्यादा प्रचार करेगा उसका प्रचार देख के ही उसको वोट नहीं देंगे। जिसको इतना प्रचार और इतना विज्ञापन करना पड़ रहा है वो आदमी ही गलत होगा। पर हम ऐसे लोग नहीं हैं ना। हम तो चाहते हैं कि प्रचार हो, शराब की बोतलें बटें, 100-100 रुपए में वोट कटें। नहीं तो ये सब क्या चीज़ें हैं? बूथ मैनेजमेंट, क्या ज़रूरत है भाई बूथ मैनेजमेंट की? जनता आएगी, वोट डालेगी, ये बूथ मैनेजमेंट क्या होता है? पर इन सब की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जनता जागृत नहीं है। जनता जागृत होगी तो देश बदलेगा, तंत्र बदलेगा, नेता बदलेंगे, अफसर बदलेंगे, सब बदलेगा।
और जनता को जागृत किए बिना जो लोग चाहते हैं कि व्यवस्था बदल दें, तंत्र बदल दें, वो सपने ले रहे हैं। उन्हें सपने लेने दो। ऐसे बहुत लोग हैं जो ये बात ही नहीं करते कि जनमानस कैसा है, वो ये बात ही नहीं करते कि आम आदमी की चेतना कैसी है। वो कहते हैं नहीं, व्यवस्था बदलनी चाहिए, हम सिस्टम बदलेंगे। सिस्टम बदल के क्या होगा? सिस्टम को चलाने वाले कौन? हम लोग। अच्छे से अच्छा सिस्टम दे दो, हम उसको तबाह कर देंगे। भारत का इतना सुंदर संविधान है, तो जिन्हें बर्बादी करनी हो तो कर ही रहे हैं ना। और लोग अगर जागृत हों तो संविधान की बहुत जरूरत ही नहीं है। करना क्या है फिर नियम कायदे का? लोग ही जागृत हैं। समझ रहे हैं बात को? और लोगों के जागरण का क्या तरीका है? वो ये है। तो मैं यहां बैठ के क्या कर रहा हूं असल में? मैं यहां बैठकर असल में कलेक्टर, कमिश्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सबको बदलने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। आप बदलोगे तो आपके माध्यम से सब बदल जाएंगे। यहां बैठ करके हम सब सामूहिक रूप से कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि पूरी दुनिया बदल जाए। तो अध्यात्म कोई व्यक्तिगत मसला भर नहीं है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में शांति आ जाए। हम अभी जो कर रहे हैं वो देश सुधार, समाज सुधार, तंत्र सुधार, राजनीति सुधार, जगत सुधार का आंदोलन है। ये आमूलचूल क्रांति है जो इस वक्त यहां पर हो रही है। ये ना समझिएगा कि अध्यात्म तो बंद कमरे के भीतर भजन कीर्तन और सत्संग का नाम है। यहां से लहरें निकल रही हैं जो हर दिशा में फैलेंगी और सब कुछ बदल डालेंगी, चुपके चुपके। अभी आंदोलन छोटा है तो पता नहीं चल रहा, पर ये बढ़ेगा, विस्फोट की तरह फैलेगा और सब बदलेगा। सब कूड़ा कचरा जल जाएगा। रोशनी होगी। हाँ, उसमें कितना वक्त लगेगा पता नहीं। आप और हम जीते जी वो सब देख पाएंगे या नहीं पता नहीं, पर ये क्रांति रुकने वाली नहीं है। ये जो हो रहा है ये तो हो के रहेगा। हम आप उसको देखें न देखें, हमारे आपके माध्यम से हो न हो, पर होगा ज़रूर। इसमें होनहार का भी कोई रोल रहेगा या हमारे प्रयास में का ही केवल रोल रहेगा? आप उसके बिना प्रयास कर सकते हो क्या? आपने तो मान लिया जैसे आप और वो अलग अलग हैं। आप कह रहे हो या तो वो करेगा या हम करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप उसके सेवक बन के करो। तो सेवक जो करता है वो वास्तव में कौन कर रहा है? मालिक कर रहा है ना। लग रहा है कि सेवक ने किया, कर तो मालिक ही रहा है। तो करेंगे आप ही, पर वास्तव में उसका कर्ता वो है। जब तक मन में भ्रांतियां हैं, धारणाएं हैं, जब तक माया सर पे चढ़ी हुई है, तब तक आप बताओ मुझे सही जनप्रतिनिधि भी कैसे चुनोगे? आप सीधा सीधा संबंध देख पा रहे हो? कोई जगह पिछड़ी हुई क्यों है, कोई जगह शिक्षित क्यों है, कोई जगह बिल्कुल व्यर्थ किस्म के नेता क्यों चुनती है? और कोई जगह अंधविश्वास में इतनी लिप्त क्यों है? ये सब बातें साथ साथ चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? इसीलिए जन जागरण आवश्यक है। आदमी का मन प्रकाशित होगा, जमीन पर रौनक छा जाएगी। और मन ही अगर अंधेरे में है तो फिर खंडहर भवन, टूटे हुए पुल, खस्ता हाल सड़कें, जर्जर स्कूल, लापता अस्पताल, यही राज्य की हालत रहेगी। बाहर की उस खस्ता हाल, जर्जर हालत का कारण क्या है? आदमी का आंतरिक अंधेरा और अंधविश्वास। जब तक तुम्हारे मन में अंधविश्वास है,
तब तक स्कूल, अस्पताल, सड़कें, बिजली, पानी, इन सब की हालत खराब ही रहेगी। और तुम बहुत ही भद्दे किस्म के नेता चुनते रहोगे। और अच्छे नेता आ भी जाएंगे तो तुम उन्हें काम नहीं करने दोगे। इन सब बातों का पारस्परिक संबंध आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसीलिए अध्यात्म हर तरह की तरक्की का केंद्र है। अध्यात्म का मतलब त्याग और संन्यास और विरक्ति ही नहीं होता। अध्यात्म का मतलब होता है जबरदस्त प्रगति भी। आदमी के मन के अंधेरे को हटाने का नाम है अध्यात्म। और रोशन मन से आप क्या नहीं कर सकते, जो कुछ भी करोगे बेहतर ही करोगे। मैं इसीलिए कहता हूं सबसे साथ दो। ये बात बस हमारी तुम्हारी नहीं है। यहां लोग इतने ही बैठे हैं, पर ये बात पूरी दुनिया की है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इस कमरे में इस वक्त एक विश्वव्यापी आंदोलन चल रहा है। अरे, कमरे में वैश्विक आंदोलन? हाँ, कमरे में इस वक्त वैश्विक आंदोलन चल रहा है। उसमें सहभागी बनो।